हेलो एंड वेलकम टू YET योर इंग्लिश ट्यूटर। आज एक मेंबर स्पेशल सीरीज जो है अपनी प्रीमियम कंटेंट के एक नए पार्ट को मैं शुरू कर रहा हूँ। देखो ये डेमो वीडियो है, फर्स्ट पार्ट सभी देख पाएंगे। अभी मैंने देखा क्या कि बहुत कंफ्यूजिंग नई वैरायटीज़ आ रही हैं एग्जाम्स के अंदर, बैंकिंग में और SSC में खासकर, जिसमें आपको नई नई वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, स्टार्टर्स मिलेंगे, कनेक्टर्स मिलेंगे, ऐसा क्लोज टेस्ट मिलेगा जैसा आपने कभी देखा ही नहीं होगा। सेंटेंस को ब्रेक करके इन्वर्जन करना सिखाएंगे आपको, है ना, इन्वर्जन के क्वेश्चंस आएंगे। तो इस टाइप की वैरायटी के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं और सैड रियलिटी ये है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को इजीली कर पाते हैं, हिंदी मीडियम वाले RC कमज़ोर होने की वजह से नहीं कर पाते। तो अब ये सीरीज़ के अंदर हम यही टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तकरीबन 1000 क्वेश्चंस है मेरे पास। आज फर्स्ट पार्ट है, ये पार्ट डेमो है। इस पार्ट को सब लोग देख पाएंगे, नेक्स्ट पार्ट जो है सिर्फ मेंबर्स ही देख पाएंगे, है ना। चलो, अभी किसी का सवाल हो सर मेंबर्स कैसे बनना है, तो आप चैनल पे जाकर के मेंबर बन सकते हैं। 3 प्लान्स हैं, लवर, VIP और एक्सक्लूसिव्स। लवर के अंदर लिमिटेड आपको वीडियोस मिलेंगी, जैसे अभी तक 40 वीडियोस आई हैं तो 40 में से 30 वीडियोस 25 वीडियोस आपको मिलेंगी। VIPs में सभी की सभी वीडियोस, एक्सक्लूसिव में भी सभी की सभी वीडियोस, सारी की सारी पुरानी वीडियोस, सब कुछ मिलेगा। पर साथ में व्हाट्सअप सपोर्ट मिलता है एक्सक्लूसिव्स के अंदर, है ना। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं और मुझसे डाउट क्लियरिंग करवा सकते हैं, अपनी डाउट को पूछ सकते हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, चैनल पे जाकर के ज्वाइन बटन से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ से, है ना, लवर, VIP और एक्सक्लूसिव, आपकी इच्छा है जो प्लान आप ज्वाइन करना चाहें तीनों में से। किसी को ये पूछना होता है सर व्हाट्सअप नंबर कहाँ होगा, तो ये कम्युनिटी पेज में, देखो कम्युनिटी पेज देख रहे हो ना, इसके अंदर एक पोस्ट रखी है, उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना। दूसरी चीज़, होम पेज पे सारी की सारी पुरानी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी। यहाँ से देखो, प्रीमियम कंटेंट वाली इस प्लेलिस्ट से, इसमें सारी प्रीमियम कंटेंट की वीडियोस आपको लाइन से मिलेंगी जो सिर्फ मेंबर्स एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ाएंगे वीडियो को आज सुबह के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, नए टाइप के हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप इस ऊपर वाले को पढ़ेंगे, क्वेश्चन किस बारे में है। ये अपने आप में खुद एक रामायण है ना, इसको पूरे को पढ़ना समझना। तो पहले आप पढ़ें इसको, फिर मैं आपको समझाता हूं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है ये स्टार्टर्स और कनेक्टर्स वाला, है ना। इसमें क्या करना है आपको, ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई फॉर विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस 1 to 3 कैन द सेंटेंसेस बी कंबाइंड इनटू अ सिंगल ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस। आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन के अंदर 2-2 सेंटेंस दिए हुए हैं। जैसे पहला सेंटेंस ये, दूसरा ये, फिर इसके अंदर पहला ये और दूसरा ये, है ना। तो तीनों में आपको क्या करना है, अगर आप कर सकते हो तो पहले और दूसरे को कंबाइन करके दिखाओ। किसको यूज करके, यूजिंग द वर्ड गिवन, यूजिंग द वर्ड गिवन, मार्क द ऑप्शन एज योर आंसर। तो वाइल को यूज करके आपको इन दोनों सेंटेंसेस को करना है, जो है जोड़ना है। समझ गए ना। अब इन दोनों को कैसे जोड़ोगे, वाइल को यूज करके। तो पहले हम कोशिश करेंगे वाइल का मतलब समझने की, उसके बाद ही आप बता पाएंगे इसमें से कौन सा जुड़ेगा। देखो, वाइल के 2 कनेक्शन होते हैं। पहला कनेक्शन होता है कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना। वाइल शी इज ब्यूटीफुल येट हर ब्यूटी इज नॉट नेचुरल। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, हालांकि वो ब्यूटीफुल है फिर भी उसकी ब्यूटी जो है नेचुरल नहीं है। समझ रहे हो आप, 2 ऐसी चीजें जो कॉन्ट्राडिक्ट करती हूँ आपस में एक दूसरे को, वाइल नाम के कंजंक्शन से आप उसको बता सकते हैं। वाइल इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड येट इट इज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज। हालांकि इंडिया जो है दुनिया की सबसे फास्ट ग्रो करने वाली कंट्री है, फिर भी ये सबसे गरीब कंट्रीज में से एक है। तो इस तरह से आप वाइल नाम की कंजंक्शन को यूज करते हैं। तो ये तो होता है रूल नंबर 1। इसका रूल नंबर 2 क्या होता है, 2 काम एक साथ हो रहे हो तो वाइल कंजंक्शन से आप एक काम को बता सकते हो। वाइल वी वर हैविंग डिनर आवर हाउस वॉज सेट ऑन फायर। जब हम खाना खा रहे थे हमारे घर को किसी ने आग लगा दी। वाइल दैट वॉज हैपनिंग एट दैट टाइम दिस वॉज हैपनिंग। तो वाइल का दूसरा काम क्या होता है, 2 चीजें जब साइमल्टेनियसली हो रही है तो एक चीज को आप वाइल से बताते हो। इस तरह से आप इसको वाइल को यूज करते हो। अब इन सेंटेंसेस को हम पढ़ेंगे, आपको यही करना है एग्जाम में ना, आपको वाइल के बारे में पहले पता होना चाहिए, फिर सेंटेंसेस आप पढ़ेंगे और आप डिसाइड करेंगे। तो पहला सेंटेंस क्या कहता है, द प्लान हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, द इम्पैक्ट ऑफ द प्लान हैज येट टू बी असेस्ड। आपने एक प्लान को इम्प्लीमेंट कर दिया, उसको अमल में ले आए, है ना, लॉन्च कर दिया, पर उसका इम्पैक्ट आपने अभी भी असेस नहीं किया, वो प्लान कितना असरदार है। इसको मैं वाइल यूज करके अगर बोलना चाहूँ तो मैं कैसे बोलूँगा, वाइल द प्लान हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। हालांकि जो है प्लान, या जबकि जो है प्लान इम्प्लीमेंट हो चुका है, उसका इम्पैक्ट अभी भी असर होना, उसका इम्पैक्ट अभी भी असेस होना बाकी है। ध्यान से देखो, तो ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड भी हैं और एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी करती हैं, है ना।
इंप्लीमेंट कर दिया बिना असेस किए। तो इसको आप वाइल कंजंक्शन से जोड़ सकते हो दोनों सेंटेंसेस को। तो एक जो है ना फर्स्ट आपका आंसर है। अब सेकंड में देख लेते हैं, वाइल वी वर एट मूवी आवर हाउस वॉज बर्गल्ड। बर्गल का मतलब है किसी ने सेंधमारी की हो, बर्गलरी की हो, है ना। तो जब हम मूवी देख रहे थे हमारा घर जो है उसमें सेंधमारी की गई। तो वाइल वी वर एट मूवी आवर हाउस वॉज बर्गल्ड। समझ गए ना, दो काम है एक साथ हो रहे हैं। आप इधर मूवी देख रहे थे, इधर आपके घर में सेंधमारी हो गई, तो ये भी जुड़ सकता है। अब तीसरा देखो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ट्रैवल इन दिस वेदर आई प्रेफर समर। अब इसको वाइल से जोड़ने की कोशिश करो। जहाँ इम्पॉसिबल है इस मौसम में ट्रैवल करना, जहाँ इम्पॉसिबल है इस मौसम में ट्रैवल करना, मेरी प्रेफरेंस होती है समर, मेरी प्रेफरेंस होती है गर्मियाँ। मान लो ये मौसम है सर्दियों का, है ना, विंटर्स का। आप बोल रहे हो जहाँ या जबकि इम्पॉसिबल है इस मौसम में ट्रैवल करना, मेरी जो प्रेफरेंस है वो है समर। एक्चुअल में दोनों है ना, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं बताते, ये एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि ये मौसम जो है बिल्कुल भी सही नहीं है ट्रैवल करने के लिए, और हमें सही मौसम जो है मैं प्रीफर करता हूँ वो समर है। तो इसमें वाइल लगाने का कोई कनेक्शन नहीं बैठेगा, दोनों सेंटेंस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक जो है कॉज है, दूसरा जो है उसका रिजल्ट है ना। कॉज है कि इम्पॉसिबल है, रिजल्ट है कि मैं इस मौसम में नहीं जाऊंगा, मैं समर में जाऊंगा। तो अगर आप कॉज और रिजल्ट रिलेशनशिप देख रहे हो तो आप हैंस नाम की कंजंक्शन को यूज करते हैं, है ना। इसलिए हैंस आई प्रेफर समर। तो हैंस नाम की कंजंक्शन नहीं है आपके पास है वाइल। आपका आंसर है फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो थर्ड नंबर आपका आंसर है। तो यही अप्रोच आपकी रहेगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आपको यूज करना है इसमें बिसाइड्स नाम की कंजंक्शन को। चलिए देखो, बिसाइड्स का मतलब नहीं पता होगा ना तो घंटा नहीं होगा इस सवाल से आपसे। सब आप कितने भी कोशिश कर लो, अगर आपको बिसाइड्स का मतलब नहीं पता तो आप कैसे करोगे इसको। यही काम आता है आपका एडिटोरियल की अंडरस्टैंडिंग, जहां मैं आपको ग्रामर करवाता हूं। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क होता है। देखो बिसाइड्स का मतलब है साथ ही साथ, साथ ही साथ, है ना। मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक इंफॉर्मेशन आपने दे दी, साथ ही साथ बता के आपने दूसरी इंफॉर्मेशन भी दे दी, है ना। तो आप जब दो इंफॉर्मेशन को आपस में कंबाइन करते हो तब आप यूज करते हो बिसाइड्स नाम का जो है कंजंक्शन। अब इसको यूज करके देखते हैं अपने, है ना। शी वोंट माइंड योर बीइंग लेट, इट इज हार्डली योर फॉल्ट। वो तुम्हारा लेट आना माइंड नहीं करेगी और तुम्हारी हार्डली कोई फॉल्ट है, ना के बराबर तुम्हारी गलती है। मतलब लेट आए हो सकता है तुम उसी की वजह से लेट आए हो, है ना, हो सकता है तुम ट्रैफिक की वजह से लेट आए हो, तो मतलब तुम्हारी गलती नहीं है। अगर मैं इन दोनों सेंटेंस की बात करूं तो दोनों सेंटेंस एक ही चीज को दो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। ना तो देखो तुम लेट आए हो, ना तो तुम्हारा वो लेट आना जो है माइंड करेगी, दूसरा साथ ही साथ तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। समझ गए ना। ऐसी सिचुएशन के अंदर ही बिसाइड्स नाम की कंजंक्शन को यूज किया जाता है। तो सेंटेंस ऐसा बनेगा, शी वोंट माइंड योर बीइंग लेट, बिसाइड्स इट्स हार्डली योर फॉल्ट। अगला देखते हैं, The I don't mind picking up your things from the store. The walk will do me good. इसका मतलब समझे, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को दिमाग पे नहीं लूँगा तुम्हारी थिंग्स को जो तुमने चाहा है स्टोर से पिकअप करने में। तुमने बोला ब्रेड लेते आना, तो मुझे बिल्कुल भी माइंड नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी थिंग्स को स्टोर से, दुकान से ले आऊँगा। और कह रहे जो वॉक है ना, जो मैं टहल के जाऊँगा वो मेरी भलाई के लिए भी होगी। दैट द वॉक विल डू मी गुड, है ना। डू मी गुड का मतलब है मेरी भलाई करेगी। अब देखो एक ही बात की दो इन्फॉर्मेशन है। पहली चीज मैंने बोल दी भाई बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा, तुम्हें बता दो क्या चाहिए मैं ला देता हूं। साथ ही साथ बिसाइड्स, मैं जब लेने जाऊंगा ना तो वॉक जो होगी उसमें मैं टहल भी आऊंगा, है ना। साथ ही साथ मेरी थोड़ी सी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। बस यही काम होता है बिसाइड्स नाम की कंजंक्शन का। अब तीसरा देखते हैं, द हाउस वॉज वे टू एक्सपेंसिव एंड टू बिग फॉर मी, इट्स जस्ट 5 मिनट वॉक फ्रॉम माई ऑफिस। अब देखो क्या कहना चाह रहा है, घर जो है वॉज वे टू एक्सपेंसिव। जब ये वे टू लगता है ना, इसका मतलब क्या होता है, आप नेगेटिव वे में बोल रहे हो किसी चीज को, है ना। दैट थिंग इज वे टू एक्सपेंसिव मतलब है भाई जरूरत से ज्यादा महंगी है। तो ये घर जरूरत से ज्यादा महंगा था, और टू बिग और जरूरत से ज्यादा बड़ा था फॉर मी, मेरे लिए। और दूसरी बात में क्या करा है, ये महज 5 मिनट वॉक पे था मेरे ऑफिस से। देखो पहली चीज में तो आपने नेगेटिव चीज बताई पहले सेंटेंस में, दूसरे में आपने पॉजिटिव चीज बताई, जस्ट 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट की वॉक पे मेरे घर से था। ऐसे जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव चीजों को कंबाइन करते हो ना, पॉजिटिव प्लस में नेगेटिव, तब आप यूज करते हो ऑल्दो, हाउएवर, इवन दो, है ना। आप इसको ऐसा बोल सकते हो, या हालांकि वो सिर्फ
हालांकि बहुत महंगा था घर और बहुत बड़ा था, फिर भी मेरे घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे था। समझ लो, दो चीज़ों को, नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ने का काम करती हैं। हाउएवर, इवन दो, ऑल दो, ऐसे वाली कंजंक्शन। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, एक जैसी दो चीज़ें हों, चाहे दोनों पॉजिटिव हों चाहे दोनों नेगेटिव हों। अब यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, अब इस केस में आप बिसाइड्स को इसमें यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर इसी सेंटेंस को सर बिसाइड से यूज़ करना हो तो बताएं मुझे कैसे करना होगा। देखो, The house was way too expensive and too big for me. Besides, it was a lot further away from my office. घर बहुत बड़ा था, बहुत एक्सपेंसिव था, साथ ही साथ मेरे ऑफिस से बहुत दूर था। समझ गए ना? आप तीनों चीज़ों को नेगेटिव बताएंगे, पहले में भी नेगेटिव, दूसरे में भी नेगेटिव, तब आप बिसाइड्स को यूज़ करेंगे। बस यही दिमाग आपको वहाँ एग्जाम में लगाना होता है। प्रैक्टिस से ही चीज़ें आती हैं, सीखते जाओ और करते जाओ। आपका आंसर फिर से क्या है? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड वाला आपका आंसर नहीं है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आगे आपके पास ऑल्दो मैंने अभी आपको बताया है ना, दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ों को मिलाने का काम करता है ऑल्दो। आप पहले सेंटेंसेस को पढ़ें, फिर मैं आपको बताता हूं। चलो, आफ्टर 10 लॉन्ग ईयर्स शी इज कमिंग टू माई हाउस। 10 लंबे सालों के बाद वो मेरे घर आ रही है। यस, हाँ, शी विल स्टे फॉर अ वीक एट माई हाउस, और मेरे घर 1 वीक रहेगी। अब देखो, दो चीज़ें हैं, आपने इंफॉर्मेशन दी है, क्या इन दोनों चीज़ों में कोई कॉन्ट्रास्ट है? क्या ऐसा हो रहा है कि एक चीज़ नॉर्थ में जा रही हो, एक चीज़ साउथ में जा रही हो? मान लो, इसको इमेजिन करो, इसी सेंटेंस को ध्यान से समझना। 10 सालों के बाद वो मेरे घर आ रही है, फिर भी 5 मिनट रुकेगी। समझ रहे मेरी बात को? अब ऐसा बोलो, यार 10 साल बाद तुम मेरे घर आ रहे हो, फिर भी 5 मिनट में निकल रहे हो। अब ऐसा अगर बोलो किसी को, तब आप बोलो कि भाई हाँ, ये नॉर्थ और साउथ वाली बात होगी, कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात होगी। ऑल्दो का काम होता है कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना। इस केस में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, बिल्कुल सही बात है। 10 साल बाद आएगी तो 1 हफ्ता रुकेगी, बड़ी अच्छी बात है, तो इसमें आपको ऑल्दो को यूज नहीं करना है। अगला देखो, द रेन हैज़ बीन द कॉज फॉर अपरूटिंग ऑफ द विलेजेस, द विलेजर्स आर लिविंग इन वेरी बैड कंडीशन। जो हवा है, जो रेन है, सॉरी बारिश है, वो कॉज बनी है, कारण बनी है अपरूटिंग का विलेज के। अपरूट मतलब किसी चीज़ को जड़ से उखाड़ना। इस बारिश ने पूरे गांव को जड़ से उखाड़ दिया है, सारे घर तहस नहस हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, पशु जानवर जो हैं सबके सब मर गए हैं। समझ गए ना? करा आगे, विलेजर्स आर लिविंग, विलेजर्स जो है रह रहे हैं बहुत ही बैड कंडीशन में। देखो, दो सेंटेंस है ये, पहले में आया है कॉज, दूसरे में आया है इफेक्ट, है ना? कॉज और इफेक्ट, जैसे आप पिछले वाले सेंटेंस पे देख रहे हो, वहां भी ऐसा ही आया था, यहां भी वही है। आप ऐसे कंडीशन में यूज करते हो हैंस, या यूज करते हो देयरफॉर। कॉज और इफेक्ट बताते हो ना, तो हैंस या देयरफॉर। आप इसमें ऐसा बोल सकते हो, गांव का सारा तहस नहस हो गया इस बारिश के अंदर, इसलिए हैंस विलेजर्स बहुत बुरी कंडीशन में रह रहे हैं। अब इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, ये कॉज है, ये उसका इफेक्ट है। समझ गए ना? तो यहाँ पे आप ऑल्दो जो है इसको यूज नहीं कर सकते। अगर ऑल्दो यूज करना होता तो ऐसा होता कि विलेज सारा अपरूट हो गया है, फिर भी विलेजर्स जो हैं बड़े मजे से रह रहे हैं, पेड़ के नीचे सोते हैं, खुले में खाते हैं और मस्त जो है मौज मस्ती कर रहे हैं, तब आप यूज करते हैं ऑल्दो इस रेन से पहले। दूसरा भी हमारा आंसर है नहीं है। अब तीसरा देख लो, it has been months now since I left my job. I have been living on pennies since then. फिर से कॉज और इफेक्ट की रिलेशनशिप है। महीने हो गए हैं जब से मैंने अपनी नौकरी छोड़ी। इफेक्ट क्या है? तब से मैं टुकड़ों पे पल रहा हूँ। I have been living on pennies मतलब पैसे को मोहताज हूँ। कॉज और इफेक्ट। अगर ऐसा होता ना, since it has been months now since I left my job, although it has been months now since I left my job, इसके बाद ऐसा लिखा होता, yet I have been living a comfortable life, है ना? मैंने नौकरियां छोड़े, बहुत महीने हो गए मुझे, फिर भी मजे से जी रहा हूं मैं। तब आप यूज करते इस although नाम की कंजंक्शन को। तीनों में ही कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखा रहा है तो क्या करेंगे? नन इज योर आंसर। तीनों ही बिल्कुल although से नहीं जोड़ सकते। अच्छा क्वेश्चन है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक नए टाइप का क्वेश्चन है। आपको इसके अंदर आपका अंडरस्टैंडिंग और इन्फ्रेंस बेस्ड जो आपकी एनालिटिकल एबिलिटी है ना, दोनों लगानी है। आप इसको पहले पढ़ो और समझो क्या कहना चाह रहा है, फिर मैं आपको समझाता हूं सिंपल भाषा में। चलो, कह रहा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो अ सेंटेंस इज गिवन। हर क्वेश्चन में ना, इस हर क्वेश्चन के अंदर जो आगे आएंगे एक सेंटेंस दिया गया है ना, जैसे ये सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है। कह रहे, एक सेंटेंस इज गिवन, इफ the sentence was broken into simpler or smaller sentences, which of the following options would be a part of it? अगर इस सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंसेस में तोड़ें 4 से 5, समझ गए ना?
एक सेंटेंस है उसको आपने 5 सेंटेंसेस में तोड़ दिया। कह रहा अगर उसको 5 सेंटेंस में 4 सेंटेंस में तोड़ने की कोशिश करें छोटे छोटे, तो नीचे वाले ऑप्शंस में से कौन सा वाला उसका पार्ट नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है, इनमें से कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो झूठी है, इस सेंटेंस के अंदर छोटा सा पार्ट बन के नहीं आ सकती। समझ गए ना मेरी बात को। अब देखो हम पहले सेंटेंस पढ़ते हैं। जेन सून सॉ दैट शी वॉज क्लोजली वॉच्ड बाय मिस बिंगली। कह रहे जेन ने ना बड़ी जल्दी ऐसा देखा कि उसको क्लोजली वॉच किया जा रहा था, नज़र रखी जा रही थी मिस बिंगली के द्वारा। तो मिस बिंगली जो है जेन के ऊपर नज़र रख करके बैठी है ना। पहली चीज़ तो ये निकली। और दूसरी क्या चीज़, दैट उसने ये भी देखा, सॉ दैट एंड लगा के बता रहा है कि शी कुड नॉट स्पीक अ वर्ड स्पेशली टू मिस्टर रोज विदाउट कॉलिंग हर अटेंशन। और उसने दूसरी चीज़ ये देखी, ये जेन इस मिस्टर बिंगली के कारण मिस्टर रोज से एक वर्ड भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि ये इसकी अटेंशन को, बिंगली की अटेंशन को कॉल कर देती। समझ गए ना। तो बिंगली क्या कर रही है, जेन के ऊपर नज़र रख के बैठी है, और जेन क्या चाहती है, रोज से बात करना चाहती है। और जेन डरती है कि मैं इससे बात करूंगी तो बिंगली को पता लग जाएगा, क्योंकि इसने मेरे ऊपर नज़र रखी हुई है। अब आ जाओ, इस सेंटेंस को आप समझ गए तो 3 आपके पास चॉइसेस हैं। अब इनको पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सी वाली इस सेंटेंस से इन्फ्रेंस नहीं निकलेगा तीनों में से। जेन वॉज अनेबल टू स्पीक टू मिस रोज विदाउट बीइंग नोटिस बाय मिस बिंगली। ध्यान देना, इसमें नामों को ऊपर नीचे करेगा ये, है ना। पहला नाम है जेन, जिस पे नज़र रखी जा रही है, बिंगली जिस पे जो नज़र रख रही है, और रोज जिससे जेन बात करना चाहती है। अब देखो, जेन वॉज अनेबल टू स्पीक टू मिस रोज। जेन मिस रोज से बात करने में अनेबल थी, बात बिल्कुल सही है। और कैसे, विदाउट बीइंग नोटिस बाय मिस बिंगली, मिस बिंगली से नोटिस हुए बिना, ये बात भी सही है। देखो इसने बोला भी है लास्ट में, विदाउट कॉलिंग हर अटेंशन, है ना। तो ये पहले वाला चॉइस बिल्कुल सही है, इन्फ्रेंस के हिसाब से हमारा आंसर है। अब दूसरा देखते हैं। मिस बिंगली वॉज क्लोजली वॉचिंग जेन, मिस बिंगली वॉज क्लोजली वॉचिंग जेन सो दैट शी कुड नॉट बी एबल टू स्पीक टू मिस बॉस प्राइवेटली। मिस बिंगली जेन के ऊपर बहुत अच्छे से वॉच कर रही थी, ये बात सही है ना। बिंगली इस पे वॉच कर रही थी, बात सही है, बात सही है। और क्यों कर रही थी, ताकि जेन मिस रॉस से प्राइवेट में बात ना कर सके। मुझे ये बता दो, इस सेंटेंस में कहाँ ऐसा लिखा है कि बिंगली ये चाहती है जेन से कि आप मिस रॉस से बात मत करो। मैं मानता हूं जेन डरती है कि बिंगली मेरे को देख लेगी बात करते हुए, मान गया मैं। पर हो सकता है बिंगली के कुछ और रीजंस हो, कुछ प्राइवेट रीजंस हो, है ना। जेन पे नजर रखने के बिंगली के कुछ और रीजंस हो, पर ये जेन का डर है कि मुझे मिस रोज से बात करते हुए पकड़ लेगी। आपने यहाँ कहीं भी नहीं देखा कि बिंगली क्यों बात कर रही है, क्यों उस पर नजर रख रही है। दूसरे वाला सेंटेंस को आप इन्फ्रेंस नहीं मान सकते। बस यहीं पे आपको ना थोड़ा सा ध्यान देना है ना। जो चीज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है उसको अपने दिमाग से मनगढ़ंत नहीं बना लेना। तीसरा देखो, जेन वॉज बीइंग वॉच्ड बाय मिस रॉस। जेन को वॉच किया जा रहा था मिस रॉस से, मिस रॉस के द्वारा। अब मुझे बताओ कौन देख रहा है जेन को, बिंगली देख रही है ना। अगर बिंगली देख रही है तो मिस रॉस जो है जेन को नहीं देख रही, तीसरा भी गलत है। नामों को इसने उलटफेर कर दिया, मिस रॉस से तो जेन बात करना चाहती है। आपका आंसर कौन सा सही आंसर, ओनली ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने समझ लिया इस क्वेश्चन को। अब ऐसे 2 क्वेश्चन और करेंगे ताकि आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएं। सभी लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके। चलो, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन क्वेश्चंस को आप फिर से भी ट्राई करना चाहें तो, है ना, डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में। अब देखो, 2 days आफ्टर मिस्टर बेनेट्स रिटर्न। तो मिस्टर बेनेट है, उसके वापस आने के 2 दिनों के बाद कोई काम हुआ। पहला फैक्ट ये कह रहा, हुआ क्या, कह रहा जैसे ही एज शू एंड पॉली, अब ये 2 लोग हैं शू एंड पॉली, वर वॉकिंग टुगेदर, ये साथ में जा रहे थे, इन द शबरी। शबरी का मतलब होता है, आपने अपने घर के पीछे झाड़ियाँ वाड़ियाँ जंगल सा बना रखा होता है ना, उसको कहते हैं शबरी। तो कह रहा बिहाइंड द हाउस, जैसे ही ये दोनों जा रहे थे 2 दिनों बाद बेनेट के घर आने के, हुआ क्या, दे सॉ, उन्होंने देखा हाउस कीपर कमिंग टुवर्ड्स देम, हाउस कीपर को उनकी तरफ आते हुए। और क्या कह रहा है, एंड कंक्लूडिंग दैट, ऐसा कंक्लूड करते हुए, दैट वो ये कि शी केम टू कॉल देम, हाउस कीपर जो है उनको कॉल करने आई है। क्यों कॉल करने आई है, टू देयर मदर, उनकी माँ के पास, उनकी माँ के लिए बुलाने आई है। तो कह रहा है ऐसा कंक्लूड करते हुए वेंट फॉरवर्ड टू मीट हर, उससे मिलने चले गए। कंफ्यूजिंग सेंटेंस है निहायत ही। हुआ क्या है, मिस्टर बेनेट जो है, मान लो अमेरिका से इंडिया आए हैं, है ना, अमेरिका से इंडिया आए हैं, ये आए 12 तारीख को।
अब ये काम हो रहा है 14 तारीख को, मतलब 2 दिन के बाद। 2 दिन के बाद ये 2 बंदे हैं, बंदा बंदी है, शू एंड पॉली या जो भी हैं, ये जो ना घर के पीछे जा रहे हैं झाड़ियों में, और इन्होंने देखा सामने से एक उसको आते हुए, किसको? हाउस कीपर को, बटलर को, है ना, जो घर की निगरानी करता है, घर की सफाई करता है। और इन्होंने सोचा कि ये जरूरी माँ से मिलने हमें बुला रहा है ना, ये हाउस कीपर जो है हमें माँ से मिलने बुला रही है। तो इन्होंने इससे बात नहीं की, ये सीधे ही मुड़ करके माँ से मिलने चले गए। बस ये सेंटेंस है, समझ गए? अब आ जाओ इस सिचुएशन को इमेजिन करते हैं तीनों क्वेश्चंस में, तीनों ऑप्शंस में। शू एंड पॉली thought that the housekeeper was coming to call them to their mother. शू एंड पॉली ने ऐसा सोचा कि हाउसकीपर उनको अपनी माँ से मिलने के लिए, बुलाने के लिए आ रहा था। बिल्कुल सही है, ऐसा ही तो इन्होंने कंक्लूड किया था, है ना। तो फर्स्ट वाला हमारा सेंटेंस जो है, ऑप्शन जो है, बिल्कुल सही है। अब दूसरा देखो, द हाउस कीपर वॉज वॉकिंग टुवर्ड्स द शबरी बिहाइंड द हाउस। हाउस कीपर श्रबरी की तरफ जा रहा था। बात बिल्कुल सही है, क्योंकि घर से श्रबरी की तरफ जाएगा ही, तभी शू एंड पॉली उसको देख के समझेंगे कि वो अंदर से माँ का संदेशा लेके आया है। अगर वो श्रबरी से घर की तरफ आ रहा होता तो ये इनको कैसे पता लगता? ये कंक्लूड करते ही नहीं कि हमें माँ से मिलने के लिए बुला रहा है। माँ कोई झाड़ियों में थोड़ा ना बैठी है, माँ तो घर में है ना। तो ये घर से अंदर आ रहा था, बाहर श्रबरी की तरफ। ये सेंटेंस भी आपका सही है। अब तीसरा देखो, बेनेट हैड रिटर्न जस्ट 2 days बिफोर शू एंड पॉली वर वॉकिंग टुगेदर बिहाइंड द हाउस। बेनेट साहब 2 दिन पहले आए थे, जब शू एंड पॉली घर के पीछे बिहाइंड द हाउस वॉक कर रहे थे। ये बात भी सही है, 2 days आफ्टर ये काम हुआ है इनके आने के। कहने का मतलब क्या है? ऑल ए, बी एंड सी आर करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक लास्ट है अपना, इसके बाद अपने और नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। इसमें भी आपको 3 जो है ना ऑप्शंस को चूज करना है, तीनों में से कौन सा आप इसमें से इन्फ्रेंस निकाल सकते हो। चलो, मिस्टर जॉर्ज वॉज सो परफेक्टली सेटिस्फाइड विद दिस कॉन्वर्सेशन दैट ही नेवर अगेन डिस्ट्रेस्ड हिमसेल्फ। मिस्टर जॉर्ज नाम का एक आदमी है, उसने एक कॉन्वर्सेशन की है। दिस कॉन्वर्सेशन मतलब कोई भी बातचीत की है। कह रहा उससे बड़ा सेटिस्फाइड था, है ना, उस बातचीत से बड़ा संतुष्ट था। इतना संतुष्ट था कि उसने कभी फिर से डिस्ट्रेस नहीं किया अपने आप को फिर से कभी भी टेंशन में नहीं डाला, है ना, इस कॉन्वर्सेशन के बाद। अच्छा, और क्या नहीं किया? और उसने प्रोवोक नहीं किया अपनी प्यारी बहन को, और प्रोवोक्ड हर हिज डियर सिस्टर, अपनी प्यारी बहन को कभी उकसाया नहीं, जिसका नाम था नैन्सी। अच्छा, कैसे नहीं किया ये दोनों काम इसने? बाय इंट्रोड्यूसिंग द सब्जेक्ट ऑफ इट, इस बात के सब्जेक्ट को फिर से इंट्रोड्यूस करके। तो दोनों के बीच में कोई बात हुई होगी, फिर फाइनली एक कन्वर्सेशन हुई, जिसके बाद जॉर्ज ने अपनी बहन को उकसाना भी छोड़ दिया और अपने आप को लोड देना भी छोड़ दिया। और ये काम इसने कैसे किया? इस बात से संतुष्ट होकर उसने इस बात को इंट्रोड्यूस करना ही बंद कर दिया आगे। अब देखो, नैन्सी की बात कर रहा है, एंड शी वॉज प्लीज टू फाइंड दैट ही हैड सेड इनफ टू कीप हिम क्वाइट। कह रहा, और वो बड़ी खुश थी, उसकी बहन इस चीज़ को जान करके कि वो बहुत कुछ कह चुकी थी। शी हैड सेड इनफ, वो इतना कुछ कह चुकी थी कि उसका भाई हमेशा चुप रहे, अब इस बात को फिर से ना बोले। समझ गए ना? जो भी खुश है, जॉर्ज भी और नैन्सी भी खुश है। अब देखते हैं ये सेंटेंस क्या कहते हैं। नैन्सी वॉज हैप्पी दैट हिज ब्रदर डिड नॉट रेज द सब्जेक्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन अगेन। बात बिल्कुल सही है ना। नैन्सी खुश थी कि उसका भाई जो है फिर से कॉन्वर्सेशन को रेज नहीं कर रहा। देखो यहाँ लिखा भी हुआ है, शी हैड सेड इनफ टू कीप हिम क्वाइट, मतलब वो चुपचाप है, उसने अपनी चुप्पी साध ली है, अब कॉन्वर्सेशन पे बात नहीं करेगा। अगला देखो, ये सही है पहला, है ना। मिस्टर जॉर्ज डिड नॉट रेज द सब्जेक्ट विद हिज सिस्टर as doing so would have provoked her। मिस्टर जॉर्ज ने रेज नहीं किया सब्जेक्ट को अपनी बहन के साथ, क्योंकि ऐसा करना उसको प्रोवोक करेगा, उसको उकसाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना इस चीज़ को। इतना मुझे बता दो, जॉर्ज ने अपने आप को लोड देना बंद किया और इसको प्रोवोक करना बंद किया अपने बहन को बातचीत ना करके। ऐसा उसने किया क्यों? ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो परफेक्टली सेटिस्फाइड था उस कॉन्वर्सेशन से, ना कि वो अपनी बहन को चिढ़ाना नहीं चाहता था। वो सेटिस्फाइड था, इस वजह से अपनी बहन को उसने चिढ़ाना बंद कर दिया इस बात को ना करके। समझ गए ना? रीजन क्या है उसका? सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे जो उसने रीजन दिया है ना इसको रेज ना करने का, ये है गलत रीजन। प्रोवोक नहीं करना चाहता था, वो चाहता था कि मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ, अब मैं इसका टॉपिक फिर से अपनी बहन के साथ नहीं उठाऊंगा। तो दूसरा वाला अगर आप देखो एनालिटिकली तो गलत है। अब तीसरा देखो, रेजिंग द सब्जेक्ट ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन अगेन वुड हैव प्रोवोक्ड नैन्सी। रेज करने का काम जो है सब्जेक्ट को इस बातचीत के फिर से प्रोवोक कर सकता था नैन्सी को। ये बात देखो बिल्कुल सही है। देखो, इंट्रोड्यूस करके सब्जेक्ट को, रेज करके इसके सब्जेक्ट को वो प्रोवोक कर सकता था अपनी डियर सिस्टर को, है ना। पर उसने क्या सोचा, मैं कभी अपने आप को लोड नहीं दूंगा, डिस्ट्रेस नहीं करूंगा और अपनी बहन को प्रोवोक नहीं करूंगा।
इस काम को करके। तो इस काम को करने से ये दोनों चीज़ें हो सकती थी, तो ये बात तीसरी बिल्कुल सही है। रेज करने से उसकी बहन भड़क सकती थी। समझे मेरी बात को कितना डीप है? अगर आप ध्यान से देखो तो बी वाला ऑप्शन गलत है। देखने में आपको सही लगेगा, पर यही चीज़ है ना, आपको बैंक पीओ इसलिए तो बना रहे हैं वो, है ना। थोड़े ना आपको कोई, आप जो है बेरोजगार रहेंगे और गलियों में घूमेंगे, वो इसीलिए आपसे बैंक पीओ एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी आप डेवलप कर पाएंगे, है ना। तो आपका सही क्या है? ए और सी आपका आंसर सही है। एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं पीओ बोल देता हूँ, एसएससी वाले ऐसा मत सोचना। आपको भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है ना, आपको भी डबल बनना है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, तो आपको भी इस तरह की एबिलिटीज की जरूरत पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले सेंटेंस बहुत अच्छे हैं ना। एक ही सेंटेंस को 5 तरीके से लिखा इसने, और कह रहा है बता दो मेरे को इनमें से कौन सा इस फार्दर वर्ड के संदर्भ में इस सब 5 सेंटेंस का जो है मीनिंग सही देगा। समझ लो, चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ द फ्रेज इन बोल्ड इन द गिवन सेंटेंस एंड देन मार्क द आंसर करेक्टली। तो डिग्री और कंपैरिजन को आप चेंज करें और सही से आंसर को मार्क करें बिना चेंज किए हुए इसके सेंटेंस के मीनिंग को। तो फार्दर की डिग्री कौन सी होती है? फार, है ना। ऐसे आप इसकी डिग्री को चेंज करेंगे और सेंटेंस का मीनिंग वैसे का वैसा रखेंगे। अब देखो, माई हाउस इज फार्दर देन योर हाउस। आप मेरे साथ एडिटोरियल पढ़ते हो, मुझे बता दो इसका मतलब क्या होता है। चलो, फादर का मतलब होता है दूर, दूर, ज्यादा दूर, है ना, ज्यादा दूर। मेरा घर ज्यादा दूर है देन बजाय तुम्हारे घर के, है ना। माई हाउस इज फार्दर देन योर हाउस। अब मुझे बताओ इन 5 में से कौन सा इसका सही वाला निकलेगा। योर हाउस इज नॉट एज फार एज माई हाउस। तुम्हारा घर उतना दूर नहीं है जितना मेरा घर दूर है। बिल्कुल बात सही है ना। तुम्हारा घर उतना दूर नहीं है जितना मेरा घर दूर है, क्योंकि मेरा फार्दर है ना, ज्यादा दूर है, तो तुम्हारा कम दूर है। बात बिल्कुल सही है। अगला देखो, माई हाउस इज फार्देस्ट ऑफ ऑल हाउस। मेरा घर सब घरों से ज्यादा दूर है। देखो, कंपैरिजन हो रहा था 2 में, अब आप फार्देस्ट कैसे यूज कर सकते हो? आप 2 के अंदर कंपैरेटिव से पॉजिटिव डिग्री पे तो आ सकते हो, है ना। फार्दर से फार पे तो आ सकते हो, फार्देस्ट पे नहीं जा सकते, क्योंकि 2 का कंपैरिजन हो रहा है, सबका कंपैरिजन नहीं हो रहा है। तो दूसरे वाले को गलत बना देंगे। योर हाउस इज नियर देयर ऑल हाउसेस। तुम्हारा घर सब घरों से नियर है ना। ये भी गलत है, ये सेंटेंस भी गलत है और मीनिंग भी गलत है। देन के बाद में ऑल नहीं लगता, मतलब आप यूँ समझो इस ऑल हाउसेस की यहाँ पे बात हो ही नहीं रही। माई हाउस इज सिचुएटेड आफ्टर योर हाउस। मेरा घर सिचुएटेड है तुम्हारे घर के बाद। ये थोड़ा थोड़ा हमें सही लग रहा है ना। मेरा घर तुम्हारे घर के बाद में सिचुएटेड है। अगला देखो, माई हाउस इज नॉट फार अवे फ्रॉम योर हाउस। मेरा घर तुम्हारे घर से बहुत दूर नहीं है। अब ये तो कहीं से भी नहीं आया, है ना। तुम्हारे घर से मेरा घर बिल्कुल भी दूर नहीं है, ऐसी कोई बात हमने कहीं भी नहीं की। अगर आप ध्यान से देखो तो ए भी सेट बैठ रहा है और डी भी सेट बैठ रहा है ना। अब मुझे एक चीज बताओ, आपको ए और डी में से एक चूज करना है, दोनों ही सही बैठ रहे हैं ना। पर आपको क्या करें, डिग्री ऑफ कंपैरिजन को चेंज करो। डिग्री कौन सी लगी है? फार्दर। अरे मेरे भाई, फार्दर को फार में बदलना है। सिचुएटेड कहाँ से आ गया? क्वेश्चन को पढ़ा तो आपको पता लगा होगा, सिचुएटेड हो सकता है सही हो मीनिंग के हिसाब से, पर आप अगर फार, फार्दर, फार्दर्स की बात कर रहे हो तो डिग्री को चेंज तो फर्स्ट वाले में ही कर पा रहे हैं हम, समझ गए ना। तो ए और डी में से करेक्ट चॉइस है ए, क्योंकि डी के अंदर फार नाम का वर्ड डिग्री कहीं पे भी नहीं आ रही। आई थिंक समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आपको यही करना है। द ग्रीनेस्ट, प्रॉबेबली द ग्रीनेस्ट, इसको आपको देखना है और इसको पढ़ के बताओ मुझे 4-5 में से कौन सा सेंटेंस ग्रीनेस्ट नाम की डिग्री को चेंज करके आप बना सकते हैं। चलो, दिस इज प्रोबेबली द ग्रीनेस्ट पैच ऑफ ग्रास टू सिट ऑन। ये शायद प्रोबेबली सबसे हरा हिस्सा है, पैच है घास का बैठने वाला, मतलब घास के सबसे हरा हिस्सा जो यही वाला है ना, शायद प्रोबेबली। अब देखो, ग्रीन का, ग्रीनेस्ट का, ग्रीन, ग्रीनर जहाँ जहाँ होगा वही हमारा आंसर होगा, है ना। देखो सब में ग्रीनेस्ट आ रहा है, ग्रीनेस्ट आ रहा है, ग्रीनेस्ट आ रहा है, ग्रीनेस्ट आ रहा है, ग्रीनर आ रहा है, तो ये सबके सब हमारे आंसर बन सकते हैं। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। दिस पैच ऑफ ग्रास इज द ग्रीनेस्ट ऑफ ऑल टू सिट अपॉन। इसने किया क्या, ये सेंटेंस तो फिर से लिख दिया बिना प्रोबेबली के। ये हिस्सा घास का सबसे ग्रीनेस्ट है, सबसे हरा है बैठने के लिए। पहली चीज तो आप ये देखो, डिग्री को चेंज करना है। ग्रीनेस्ट का ग्रीनेस्ट ही आप लिख रहे हो तो ये आपका आंसर बनना भी नहीं चाहिए, है ना। दूसरी चीज, अगर मान लो बना भी लें, अपनी डिग्री ना भी चेंज करें, आप ये देखो प्रोबेबली है ये, क्या ये पक्का है? प्रोबेबली का मतलब क्या है? हाँ भाई, पॉसिबली है, लाइकली है, हो सकता है, ये सबसे हो। तो दोनों हिसाब से अगर आप देखो ना तो ये प्रोबेबली यहाँ से निकाल देने के कारण फर्स्ट वाला आपका आंसर नहीं है। दूसरा देखो, दिस इज लाइकली द ग्रीनेस्ट
पैच ऑफ ग्रास टू सिट ऑन। कह रहा है ये शायद लाइकली सबसे हरा हिस्सा है घास का बैठने के लिए। अब देखो यहाँ पे ग्रीनेस्ट का ग्रीनेस्ट इसने रखा है, डिग्री को तो चेंज नहीं किया, फिर भी लाइकली के हिसाब से मैं इस सेंटेंस को सही मान सकता हूँ। अगर कोई और मुझे सूटेबल ऑप्शन नहीं मिला तो बी मेरा आंसर है। समझ गए? चलो अगले बढ़ते हैं। ए गलत है, बी मेरा आंसर हो सकता है। अगर देखो दिस इज वन ऑफ द ग्रीनेस्ट पैचेज ऑफ ग्रास टू सिट अपॉन। अब अगर मैं देखूं ग्रीनेस्ट, या देखना है हमें दोनों जगह ग्रीनेस्ट लगा हुआ है, पर ये वन ऑफ द ग्रीनेस्ट है। यार मुझे ये बताओ कहाँ लिखा है ऐसा, ये वन ऑफ द ग्रीनेस्ट वाला जो है ना, प्रोबेबली द ग्रीनेस्ट है, शायद सबसे ग्रीनेस्ट है, वन ऑफ द ग्रीनेस्ट नहीं है। अगर आप इन दोनों को भी कंपेयर करो ना, बी और सी को, तो बी वाला ही बेटर लगेगा प्रोबेबली के हिसाब से, क्योंकि इसमें प्रोबेबली नहीं आ रहा, लाइकली नहीं आ रहा। तो ये सी भी हमारा आंसर नहीं है बी के हिसाब से। अब देखो दिस इज अमंग द ग्रीनेस्ट पैचेज ऑफ ग्रास टू सिट अपॉन। सी और डी का मतलब एक ही है, वन ऑफ द और अमंग द ग्रीनेस्ट एक ही बात होती है। सी भी हमारा आंसर नहीं है और डी भी हमारा आंसर नहीं है। अब देखो देयर आर मोर ग्रीनर पैचेज ऑफ ग्रास टू सिट अपॉन, वहाँ पे और भी हरे हिस्से हैं घास के बैठने के लिए। यार ये कहाँ लिखा हुआ है? हम तो अभी इसी की बात कर रहे हैं ना, सबसे ग्रीन तो यही है। ध्यान से देखा तो ये भी नहीं बैठ रहा, ये भी नहीं बैठ रहा, ये भी नहीं बैठ रहा, ये भी नहीं बैठ रहा। इस प्रोबेबली और इस लाइकली को मैच करवा दें तो बी ही हमारा आंसर है। इस प्रोबेबली पे आपको ध्यान देना है। इसने जानबूझ के इस प्रोबेबली को बोल्ड करके आपको दिया है, ये आपका ध्यान खींचना चाह रहा है कि प्रोबेबली पे भी आपको ध्यान देना है, उसके हिसाब से बी इज योर आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक नया क्वेश्चन है, नया टाइप का। आपको क्या करना है, आपको बताना है हिस्ट्री, इसके अंदर है ना जो भी ब्लैंक में, इन तीनों में से आप क्या डालोगे। ये एक नए टाइप का क्लोज टेस्ट है ना, क्लोज टेस्ट ही समझें आप इसको। इन तीनों में से आप इसके अंदर क्या डालोगे, आप मुझे बताएं। चलिए कह रहा है द हिस्ट्री बुक्स पेंट अ वेरी ग्लूमी पिक्चर ऑफ द ह्यूमंस। हिस्ट्री बुक्स पेंट करती हैं एक ऐसी तस्वीर को इंसानों की जो है बड़ी ग्लूमी। ग्लूमी वर्ड आता है एडिटोरियल में बहुत बार। सोम्बर है ना, डिसअपॉइंटिंग, बहुत ही काला काला डार्क होता है, उसको कहते हैं ग्लूमी। तो कह रहे हैं ये किताब ह्यूमंस को बहुत ही बुरी तस्वीर बनाते हैं, उनकी बहुत ही खराब तस्वीर में पेंट करती है। और कौन से ह्यूमंस? ये वाले कुछ करने वाले एक्सटिंक्शन की तरफ। एक्सटिंक्शन होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, है ना, किसी चीज़ का गायब हो जाना धरती के ऊपर से, किसी जानवर का, है ना। तो कह रहा है इस चीज़ के लिए, एक्सटिंक्शन के लिए, और किसके, फॉर द 60,000 ईयर्स, पिछले 60 सालों के दौरान। कह रहा है लेकिन फ्यूचर डजेंट नीड टू बी सेम, फ्यूचर को ऐसा होने की ज़रूरत नहीं है। तो पास्ट में तो हमने एक्सटिंक्शन करवाया होगा, पर हो सकता है फ्यूचर में हम ऐसा काम ना भी करें। अब इन तीनों में से एक चीज़ देखेंगे हम, रेविंग, पुशिंग और ड्राइविंग। तीनों को ध्यान देखो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है, इससे पहले कोई इज, कोई आर, कोई एम, कोई वाज, कोई वर नहीं आ रहा, मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगी, है ना। अब देख लो, रेव करने का मतलब होता है बातचीत करना पूरे जोश के साथ में। जैसे आप एक पार्टी में जाते हो, है ना, नाच रहे हो, डांस कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, उसे कहते हैं रेव करना। इसी से रेव पार्टियां भी बनती हैं जिसमें ड्रग्स का यूज़ होता है, उसको हम बोलते हैं रेव पार्टी, है ना, जिसमें सब लोग बहुत शोर मचा रहे होते हैं, ड्रग्स ले रहे होते हैं, रेव पार्टी। अब देखो यहाँ पे रेविंग स्पीसीज, पुशिंग स्पीसीज और ड्राइविंग स्पीसीज। पुश और ड्राइव एक दूसरे के सिनोनिम है, किसी को धक्का मारना, रेव करना मतलब बातचीत करना। अब इनको मैं तीनों में से फिट करता हूँ यहाँ पे। कह रहा है पिक्चर ह्यूमंस की पेंट करती है वो ह्यूमंस जो बात कर रहे होते हैं, स्पीसीज को रेव कर रहे होते हैं, स्पीसीज को, नस्लों को एक्सटिंक्शन तक, या जो पुश कर रहे होते हैं नस्लों को एक्सटिंक्शन तक, या जो तीसरा क्या है, ड्राइव कर रहे होते हैं नस्लों को एक्सटिंक्शन तक। तो हम जो है जानवरों की कई नस्लों को 60,000 सालों में पुश कर चुके हैं, ड्राइव कर चुके हैं, धक्का मार चुके हैं एक्सटिंक्शन में, लेकिन रेव नहीं कर सकते। समझ गए ना, ड्राइव पुश का मतलब है धक्का मार करके एक्सटेंड कर दिया हमने, इनको ज़मीन के ऊपर से इनके जो है नामो निशान मिटा दिए इन नस्लों के। तो इस तरीके से देखें तो पुश एंड ड्राइव इज़ योर आंसर, रेव इज़ नॉट योर आंसर, कॉन्टेक्चुअली बी एंड सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आपको यही करना है, ब्लैंक के अंदर डालना है इन तीनों में से एक को। चलिए कह रहा है इट कैन बी अ रिस्की कम्यूट। अब देखो इसमें कोई चीज़ आएगी, है ना, 20 सीरियस इंजरी एवरी डे ऑन कंपाला स्ट्रीट। कह रहा है एक बहुत ही रिस्की कम्यूट हो सकती है। कम्यूट का मतलब क्या है, जर्नी, सफ़र। कह रहा है एक बहुत ही मुश्किल भरा सफ़र हो सकता है। कम्यूट का मतलब होता है फ्रो एंड ऑन, है ना, आप टू एंड फ्रो जाते हो, कहीं पे पहले जाते हो वापस आते हो, उसे कहते हैं कम्यूट करना। तो कह रहा है बहुत ही रिस्की हो सकता है। और देखो इन तीनों में से एक यहाँ डाल दोगे तो 20 इंजरीज को हर दिन कंपला स्ट्रीट के अंदर, कंपला की गलियों के अंदर। अब आ जाओ, कह रहा है रिस्की कम्यूट रिस्पॉन्सिबल फॉर 20 सीरियस इंजरीज, कॉजिंग अप टू 20 सीरियस इंजरीज
अकाउंट फॉर अबाउट 20 सीरियस इंजरीज। ध्यान से देखो, कह रहे ये ऐसा रिस्की कम्यूट है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ज़्यादा 20 सीरियस इंजरी से और हर रोज़ कंपाला के स्ट्रीट में। समझ गए ना मेरी बात को? इट कैन बी रिस्की कम्यूट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 20 सीरियस इंजरीज। समझ गए ना? तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज बना देगा। कौन सा कम्यूट है? जो कि रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा देखो, जो कि कॉजिंग अप टू प्रेजेंट पार्टिसिपल, कॉज करते हुए 20 सीरियस इंजरीज को हर रोज कंपाला के स्ट्रीट में। तो ये भी सही है ना? कारण बनते हुए 20 इंजरीज का कंपाला के स्ट्रीट में। यहां बन जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन। ये रिस्की कम्यूट है, मेन वर्ब कॉज करता हुआ 20 सीरियस इंजरीज को। एक काम हो रहा है, दूसरा काम साइमल्टेनियसली हो रहा है, वर्ब के एनजी फॉर्म यही काम करती है। तीसरा देखो, अकाउंट फॉर। अगर अकाउंट फॉर मुझे यहाँ यूज करना होता तो मैं ऐसे यूज करता अकाउंटिंग फॉर 20 सीरियस इंजरीज। समझ गए ना? तो ये अकाउंटिंग फॉर अगर यहाँ आता ना तब ये सही होता, वर्ब की आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल बन के एडजेक्टिव काम कर देती। तो अकाउंट फॉर को हम यहाँ पे नहीं डाल सकते। और वैसे भी देखो, रिस्पॉन्सिबल एक एडजेक्टिव है, कॉजिंग एक एडजेक्टिव है, अकाउंट फॉर एक एडजेक्टिव नहीं है, ये एक वर्ब है। तो इसके हिसाब से भी देखो तो यहाँ पे आप इसको नहीं डाल सकते। समझ गए ना? तो आईएनजी फॉर्म चाहिए थी इसकी। आंसर है हमारा ए एंड बी। इसी के साथ अपना एक छोटा सा पार्ट, आज का पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया। वीक में 2 से 3 ऑडियोज पब्लिश करूंगा वीडियोस में हर वीक मेंबर्स के लिए। अगली वीडियोस आपको सिर्फ मेंबर्स को मिलेंगी। अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो अब देखो, मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ बताया। अगर आपने ग्रामर सीरीज के अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं देखा है तो क्या ये वीडियो आपके कुछ काम की है क्या? सच्चे मन से सोच के मुझे बताना। अगर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट नहीं पता, आपको एडजेक्टिव नहीं पता क्या होता है, आपने ग्रामर सीरीज में मुझसे नहीं सीखा, तो क्या ये वीडियो आपके काम की है क्या? फिर बता रहा हूँ, पैसे के लिए नहीं है ये, सिर्फ इतना रखता हूँ मैं कि मेरी ऑफिस से छुट्टी लेने का भरपाई मैं कर दूँ। एक दिन मैं छुट्टी लेता हूँ, मुझे 4 से 5 हज़ार का लॉस होता है मेरी सैलरी और अलाउंसेस के हिसाब से। तो मैं छुट्टी ले लेकर के ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोगों की कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो ये पैसे वैसे के लिए नहीं है। फिर बता रहा हूँ, आप इसको तभी ज्वाइन करना जब आप ग्रामर सीरीज को पूरा देख लें, ठीक है ना? अब जो लोग ज्वाइन कर बैठे हैं, ग्रामर सीरीज को पूरा देख चुके हैं, फिर वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए वीक में 2 से 3 ऑडियोज में वीडियोस पब्लिश करता रहूँगा। इसी तरीके से हर नए टाइप के क्वेश्चंस होंगे एसएससी बैंक्स के। अच्छा लगा हो तो ज़रूर से बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को एक लाइक और शेयर देना। फिर मुलाकात लूँगा अगली ऑडियो के अंदर वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग आउट। जिनके कार्ड्स एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं पेमेंट पेज पे, वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पे अपना ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में रखा है। मैसेज करके ऑल्टरनेटिव वे मुझसे पूछ लेना, है ना? कार्ड अगर एक्सेप्ट ना हो रहा हो तो। साइनिंग आउट।